गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने कहा था कि हम लोग एक पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये पेपर प्रेजेंटेशन के रिलेटेड है। एक मॉडल प्रैक्टिस पेपर जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से एसपी का पेपर जो है उसको अटेम्प्ट करना है। तो कुल मिला के आपको क्वेश्चन 8 होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे करके आपको टोटल क्वेश्चन 8 सॉल्व करने हैं। ओके, तो 8 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं इसमें। तो देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें अगर आपको सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस एंड रीराइट द स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चन आए। तो इसमें ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो है उन्होंने दिया है कि स्टेटमेंट जो है उसको रीराइट करना है। ओके, तो रीराइट करना है मतलब हमें क्वेश्चंस को जो है वो वापस से लिखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग दोबारा आंसर शीट में जो है वो हम लोग लिखेंगे। ओके, तो किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे उसका आंसर है। ओके, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। तो आराम से आप इस क्वेश्चन में जो है स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन होगा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में, और वहाँ पे आपको अल्टरनेट दिए जाएंगे। तो आपको ऑप्शंस होंगे, वहाँ पे सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है और पूरा स्टेटमेंट जो है उसको लिखना है। तो यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल डैश इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो आंसर है उसका करंट एसेट। ओके, तो आपको आंसर लिखना है और उसको अंडरलाइन करनी है। तो याद रखना है यहाँ पे अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना है और जो भी आंसर होगा उसको आपको अंडरलाइन करना है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 ए में अगर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चन आया तो उसको इस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अंडर बुक बिल्डिंग मेथड इशू ऑफ प्राइस ऑफ शेयर्स इज बेस्ड ऑन बिडिंग। ओके, तो उसका आंसर है बुक बिल्डिंग। तो आपको आंसर लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। इसके बाद चार्ज ऑन एसेट्स इज टू बी क्रिएटेड व्हेन अ कंपनी इशूज डैश। तो उसका आंसर है सिक्योर डिपॉजिट। तो आपको आंसर लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना है। ध्यान से क्वेश्चन जो है उसको दोबारा लिखना है और जो आपका सही आंसर है उसको लिख के आपको अंडरलाइन करना है। बहुत सारे बच्चे अंडरलाइन करना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप आपके पेन या फिर पेंसिल से इसको अंडरलाइन करना मत भूलिए। ओके, डू नॉट यूज़ कलरफुल पेन्स। ओके, अलग अलग पेन्स का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लू पेन का ही इस्तेमाल कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लू पेन से लिखिए और अंडरलाइन भी पेन या फिर पेंसिल से कीजिए। ओके, उसके बाद हर एक क्वेश्चन का जो है आपको 1-1 मार्क दिया जाएगा। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चंस के 5 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद सेकंड जो सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 बी, जिसमें आपको 1 वर्ड या फिर टर्म या फिर फ्रेज जो है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसमें भी 5 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली आंसर लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखने की जो है ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। ओके, तो जो डॉक्यूमेंट शेयर्स में ओनरशिप दिखाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है शेयर सर्टिफिकेट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे उन्होंने किया है डायरेक्टली उसका आंसर लिखा है। ओके, तो डायरेक्टली आप आंसर जो है उसको लिख सकते हो। यहाँ पे आप मार्जिन में क्वेश्चन नंबर 1 बी मेंशन कीजिए। ओके, सब मार्जिन में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी क्वेश्चन होगा उसका नंबर डालिए और डायरेक्टली यहाँ पे जो है उसका आंसर आप लिख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 बी में जहाँ पे आपको 1 वर्ड 1 फ्रेज के बारे में पूछा गया है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर जो है लिख सकते हो। 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक का 1 मार्क, कुल मिला के 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे आपको करेक्ट अल्टरनेटिव्स चूज़ करके उसको दोबारा लिखना है और जो आंसर है उसको अंडरलाइन करनी है। और क्वेश्चन नंबर 1 बी जो है दैट इज़ राइट 1 वर्ड और 1 फ्रेज। 1 वर्ड 1 फ्रेज में आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, आपको दोबारा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 सी स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, यहाँ पे भी आपको पूछा गया है कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको बस
ट्रू है कि फॉल्स है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन नहीं लिखा तो भी चल सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन लिख के उसके नीचे जो है वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स लिख सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अ फर्म विथ लार्ज स्केल ऑपरेशंस विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। ओके, जो फर्म्स लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। ओके, तो इसका आंसर जो है वो आपको ट्रू लिखना है, तो आप डायरेक्टली उसको जो है लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आंसर्स लिखते समय मार्जिन में क्वेश्चन नंबर 1 सी, ओके, और डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हो। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द स्टेटमेंट इज़ ट्रू या फिर द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ओके, तो इस तरह से भी आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली ट्रू फॉल्स जो भी आंसर होगा उसको आप लिख सकते हो। ओके, तो ध्यान से आपको सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। ओके, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, और फिर लिखते समय एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि द स्टेटमेंट इज़ ट्रू या फिर द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, या फिर डायरेक्टली ट्रू फॉल्स जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपने ट्रू या फिर फॉल्स लिख दिया तो भी चल सकता है। ओके, तो यहाँ पे भी 5 क्वेश्चंस होंगे ट्रू और फॉल्स के, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, तो इस तरह से आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, तो कुल मिला के 5 मार्क्स होंगे क्वेश्चन नंबर 1 सी के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1 डी, आंसर इन 1 सेंटेंस। ओके, अभी यहाँ पे आंसर इन 1 सेंटेंस जो है उसमें आपको प्रॉपर आंसर लिखना है, तो जो क्वेश्चन है उसको आपको पूरी तरह से अटेम्प्ट करना है। आसान क्वेश्चंस होते हैं इसमें, आप आराम से इसको लॉजिकली भी लिख सकते हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इन व्हाट कंट्री कैन जीडीआर बी इशूड। ओके, तो जीडीआर हम लोग कौन से कंट्री में इशू कर सकते हैं, तो जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। ओके, अमेरिका छोड़ के बाकी सारे देशों में जहाँ पे हम लोग डिपॉजिटरी रिसिट्स इशू करते हैं उसको जीडीआर कहा जाता है। ओके, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर जो है लिख सकते हो, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 डी जो है उसका आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स कैन बी इशूड इन ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट यूएसए। ओके, तो यूएसए छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज़ में जब हम लोग डिपॉजिटरी रिसिट्स इशू करेंगे तो उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स कहा जाएगा। जो हम लोग यूएसए में करते हैं उसे हम लोग अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट कहते हैं। अमेरिका छोड़ के बाकी जो देशों में हम लोग करेंगे उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 सेंटेंस में ही आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप आंसर लिखो। ओके, 1 सेंटेंस मतलब 1 लाइन का आंसर होना चाहिए, ऐसे नहीं है, 2-3 लाइन्स में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट, तो उसका आंसर दिया है कि प्राइवेट प्लेसमेंट इज़ व्हेन कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटीज़ not through public offering but rather through private offering mostly to friends and family, accredited investors एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, तो 1 लाइन में होना चाहिए, ऐसे नहीं है, 2-3 लाइन्स में भी आप लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा आपको यहाँ पे लिखना नहीं है। ओके, शॉर्ट आंसर्स है तो 1-2 लाइन में आपको इसको ख़त्म करना है। ओके, यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको 2-3 लाइन्स में इसको जो है अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, इस तरह से आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 सब क्वेश्चंस आएंगे आपको। ओके, हर एक सब क्वेश्चन का वेटेज जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन 1 जो है वो टोटल 20 मार्क्स के लिए होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको 20 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 1 बी, क्वेश्चन नंबर 1 सी और क्वेश्चन नंबर 1 डी। अभी आपको याद रखना है कि बोर्ड ने जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट दिया है, ओके, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके, उसमें अलग अलग ऑप्शंस है। यहाँ पे हम लोग मॉडल आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आया है तो आपके एग्ज़ाम में भी वही आएगा। बोर्ड ने जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैच द पेयर्स, गिव 1 वर्ड, स्टेट ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड वन, कंप्लीट द सेंटेंस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आंसर इन 1 सेंटेंस, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। ओके, तो आपको एक्सरसाइज में से पढ़ाई करनी है सारे ऑब्जेक्टिव्स की, इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे देखा तो उन्होंने बोला है कि एनी 4 विल बी आस्क्ड। ओके, तो आपको पढ़ाई तो सारे क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें से
4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो ऐसे फिक्स नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। ओके, वन वर्ड ही आएगा या फिर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ही आएगा। ओके, बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, तो इसकी वजह से आपको जो है अटेम्प्ट करना है पूरा क्वेश्चन। ओके, उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स या फिर कंसेप्ट्स। ओके, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कोई भी 4 कंसेप्ट्स, 6 में से 4 कंसेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करनी है। ओके, तो देखते हैं कि किस तरह से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे आपको टर्म्स या फिर कंसेप्ट जो है वो पूछे जाएंगे। ओके, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। ओके, आपको कुल मिला के 6 कंसेप्ट दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 4 कंसेप्ट जो है वो आपको लिखनी है। ओके, तो इसमें से कोई भी 4 कंसेप्ट आप लिख सकते हो। कंसेप्ट बहुत ही ईजी होती है, उसके लिए आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है और आपको आपके ओन वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, हर एक क्वेश्चन का आपको 2 मार्क होगा, तो ऐसे 4 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको कुल मिला के 8 मार्क जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे भी आपका जो आंसर होगा वो लेंदी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा है कि कंसेप्ट ऑफ बोरोड कैपिटल। ओके, तो बोरोड कैपिटल की जो कंसेप्ट है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको बहुत डिटेल में उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट में उसको लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल the funds collected by the company through issue of debentures, accepting deposits from public, issue of bonds, borrowing loans from commercial banks and financial institutions etc. are called as borrowed capital। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है आपका नॉलेज जो होगा, कंसेप्चुअल नॉलेज, उसको वहाँ पे इस्तेमाल करना है। ओके, और याद रखिए जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, मतलब इवन इन कंसेप्ट्स, आपको जो कंसेप्ट्स पूछे जाएंगे उसके बारे में अगर आप ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे तो भी चलेगा। ओके, लेकिन उसको पॉइंट्स में लिखना मत भूलिएगा। ओके, जो भी आपके आंसर्स होंगे उसको आप सब पॉइंट्स देके उसको आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। ओके, इसके बाद और एक कंसेप्ट उन्होंने पूछी है, चार्ज ऑन एसेट्स। ओके, चार्ज जो है अधिकार होता है, तो जब भी हम लोग डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स इशू करते हैं जहाँ पे उसको सिक्योर्ड किया जाता है, तो उसको सिक्योर्ड किया जाता है अगेंस्ट एसेट्स, तो एसेट्स के अगेंस्ट उसको सिक्योर्ड किया जाता है। तो एसेट्स के ऊपर अधिकार जो होगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर डिबेंचर होल्डर्स का होगा। जब तक कंपनी उसको पे नहीं करेगी, बोरोइंग्स को पे नहीं करेगी, तब तक एसेट्स जो है वो कंपनी बेच नहीं सकती, क्योंकि उसके ऊपर का जो अधिकार है वो कंपनी ने डिबेंचर होल्डर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम पे किया। ओके, तो ये कंसेप्ट जो है आप लिख सकते हो, कम से कम 2 पॉइंट्स उसमें होना बहुत ज़रूरी है। ओके, हर एक पॉइंट का 1 मार्क आपको मिलेगा। ऐसे अगर आपने 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए तो आपको उस क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। टोटल आपको 6 में से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क मिलेंगे, उसमें भी 2 पॉइंट्स कम से कम होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो एक्सप्लेनेशन होगा ये आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, आप सारी चीज़ें बाय हार्ट नहीं कर सकते। मैं बहुत बार देखता हूँ कि बच्चे सारी चीज़ें बाय हार्ट करने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पे आपको बाय हार्ट करना नहीं है। जितना भी कंसेप्चुअल नॉलेज आपको है उसको लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए। तो कम से कम 2 पॉइंट्स यहाँ पे आने चाहिए ताकि 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते। मैं सजेस्ट करूँगा जब आप पॉइंट्स में लिखोगे तो हर एक पॉइंट के बाद 1 लाइन छोड़ दीजिए, ताकि बीच में गैप रहेगी तो चेक करने वाले को पता चलेगा कि आपने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, और उसको पढ़ने में भी आसान हो जाएगा और मार्क्स देने में भी आसान हो जाएगा। ओके, तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 6 में से कोई भी 4 कंसेप्ट जो है उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हर एक कंसेप्ट के 2 मार्क होंगे, ऐसे कुल मिला के 8 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। हर एक कंसेप्ट का आंसर जब आप लिखोगे तो उसमें कम से कम 2 पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, जहाँ पे आपको केस स्टडी के बारे में दिया जाएगा। कुल मिला के आपको 3 केस स्टडीज़ होंगी, उसमें से कोई भी 2 केस स्टडीज़ आपको सॉल्व करनी है। हर एक केस स्टडी का 3 मार्क्स होंगे, हर एक केस स्टडी के, जिसमें 3 सब क्वेश्चंस होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, अ कंपनी इज प्लानिंग टू एनहांस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी and is evaluating the possibility of purchasing new machinery whose cost is rupees 2 crore or has alternative of machinery available on lease basis। तो आपको बोला है कि कंपनी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है, उनको उसके लिए एक नई मशीनरी लेनी है जिसकी कॉस्ट 2 करोड़ है, और उनके पास अल्टरनेटिव भी है लीज पे।
ओके, रेंट बेसिस पे लेने के लिए। ओके, तो आपको उसके आधार पे 3 सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर एक सब क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। जैसे व्हाट टाइप ऑफ एसेट इज मशीनरी। ओके, मशीनरी जो है वो कौन से टाइप की एसेट है, तो मशीनरी जो है दैट इज अ फिक्स एसेट। ओके, फिक्स एसेट्स उसको हम लोग कहते हैं। उसके अलावा कैपिटल यूज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी इज फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो जब हम लोग एसेट्स को परचेस करते हैं तो उस समय जो कैपिटल इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग फिक्स कैपिटल कहते हैं या फिर वर्किंग कैपिटल कहते हैं, उन्होंने पूछा है। तो आपको लिखना है कि कैपिटल यूज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी इज फिक्स कैपिटल। ओके, इसके अलावा डज द साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे अगर साइज के बारे में हम लोग कंसिडर करें तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती है क्या, ये आपको देना है। तो हाँ, ये चेंज होती है, जैसे आपका साइज़ बढ़ता है। ओके, बिजनेस का साइज़ जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो भी बढ़ती जाएगी। ओके, तो देखते हैं कि किस तरह से इसका आंसर जो है हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे आपको केस स्टडीज़ के बारे में पूछा गया है, वहाँ पे आपको 3 सब क्वेश्चंस होंगे और उन 3 सब क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है मार्जिन में क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फर्स्ट केस लॉ का स्टडी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसमें सब क्वेश्चन ए में दिया है कि मशीनरी इज़ अ फिक्स एसेट्स। ओके, तो जैसे मैंने कहा मशीनरी जो है ये फिक्स एसेट है, तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जो दूसरा सब क्वेश्चन होगा उसके लिए आप एक लाइन छोड़ दीजिए। बोर्ड का जो आंसर शीट है वो बहुत बड़ा होता है, लगभग 28 पेजेस होते हैं, तो आप आराम से पेपर जो है पूरी तरह से लिख सकते हो, सप्लीमेंट भी आप ले सकते हो। ओके, तो इसके लिए हर एक सब पॉइंट के बाद एक लाइन जो है वो छोड़ दीजिए। ओके, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि कैपिटल यूज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी इज फिक्स कैपिटल, तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। और उसके बाद तीसरा जो सब क्वेश्चन होगा उसको भी आपको अटेम्प्ट करना है। अब ये जो तीसरा सब क्वेश्चन होगा ये आपके कंसेप्चुअल नॉलेज के आधार पे होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना है और इस तरह से जो उसको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो कुल मिला के आपको 2 केस स्टडीज़ यहाँ पे अटेम्प्ट करनी है। हर एक केस स्टडी में 3 सब क्वेश्चंस होंगे, हर एक सब क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। अभी केस स्टडी जो है इसमें आपका कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थॉरो स्टडी की है, ओके, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो वहाँ पे आपको केस स्टडी सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट्स के आधार पे ही केस स्टडी के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आते हैं। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको केस स्टडी के बारे में लिखना है। ओके, तो आपको स्टडी करना है, उसको एनालाइज करना है, जस्टिफाई करना है और आपका जो ओपिनियन है उसको आपको एक्सप्रेस करना है। कुल मिला के 3 क्वेश्चंस होंगे, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, वहाँ पे हर एक सब क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, तो इस तरह से आपको जो है 3 मार्क्स मिलेंगे जब आप एक केस स्टडी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ऐसे 2 क्वेश्चंस के लिए आपको 6 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 टॉक्स अबाउट केस स्टडी। ओके, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट टॉक्स अबाउट डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग। डिस्टिंग्विश जो है वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपको कुल मिला के 4 डिस्टिंग्विश होंगे, उसमें से कोई भी 3 डिस्टिंग्विश जो है आपको लिखने। अगर आपने एसपी की बुक देखी होगी तो उसमें कुल मिला के 8 से 10 डिस्टिंग्विश बिटवीन है। ओके, और उसमें से भी बहुत सारे डिस्टिंग्विश ऐसे हैं जो रिपीटेटिव डिस्टिंग्विश है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो अगर आपने पिछले 5 साल के एसपी के क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें बहुत सारे डिस्टिंग्विश ऐसे हैं जो रिपीटेटिव बेसिस पे आते। अगर आपने 2021 और 2022 दोनों साल के क्वेश्चंस पेपर देखे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि बहुत सारे डिस्टिंग्विश जो है वो रिपीटेटिव होते हैं। डिस्टिंग्विश करना बहुत आसान है, यहाँ पे मार्क्स जो है हमारे हाथ में होते हैं। यहाँ पे आपको कुल मिला के 4 में से 3 क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अभी जब भी आप डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग अटेम्प्ट करोगे, ओके, आपको प्रॉपरली कॉलम्स ड्रॉ करने। ओके, 2 कॉलम्स आप बनाएंगे, एक में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, दूसरे में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ओके, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपको हर एक पॉइंट के लिए सब टाइटल देना है। ओके, अभी सब टाइटल मतलब क्या, तो जैसे यहाँ पे है मीनिंग। ओके, तो आपको जो है मीनिंग जो है
उसका लिखना है। ओके, मीनिंग ये पॉइंट जो है आपको लिखना है और उसके नीचे फिर आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, तो कम से कम यहाँ पे 5 पॉइंट जो है आपके आने ज़रूरी है। ओके, तो कम से कम आपको जो है 5 पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। ओके, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, लेकिन कम से कम 5 पॉइंट्स वहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मुझे पूछते हैं कि सर डिस्टिंग्विश तो याद रहता है हमें, लेकिन जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, ओके, हेडिंग्स जो दिए हैं वो हमें याद नहीं रहते। ओके, अभी सारे डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स जो है वो याद रखना बहुत मुश्किल होता है और वो याद रह भी नहीं सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पॉइंट्स खुद भी बना सकते हैं। ओके, उन्होंने क्या बोला है कि पॉइंट्स या फिर सब टाइटल लिखना ज़रूरी है। ओके, एक सब टाइटल वहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से आप कभी कभी अगर इनकेस आपको पॉइंट याद नहीं आया तो भी आप सब टाइटल जो है वो दे सकते हो। तो सब टाइटल के आधार पे भी आप जो है पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया है इनिशिएटेड बाय। ओके, अब ये इनिशिएटेड बाय तो कोई पॉइंट है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया है कि ये कौन इनिशिएट करता है, ट्रांसफरर ट्रांसफ़र में और ट्रांसमिशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इस तरह से जो है आप अपने खुद के पॉइंट्स जो है वो भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन याद रखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन में पॉइंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, एज पर बोर्ड चेकिंग इंस्ट्रक्शंस, ओके, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपने डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग लिखा और उसमें अगर आपने ये हेडिंग्स दैट इज़ पॉइंट्स नहीं लिखे तो चेक करने वाला व्यक्ति शायद आपका आधा मार्क जो है वो कट कर सकता है। तो आपका डिस्टिंग्विश पूरा सही है, लेकिन आपने हेडिंग नहीं डाला, इसकी वजह से शायद आधा मार्क जो है आपका वहाँ पे काटा जा सकता है। तो इसके लिए हेडिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। इनकेस अगर आपको हेडिंग याद नहीं रहा तो भी आप खुद अपने हिसाब से हेडिंग जो है वो बना सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको जो है कुल मिला के 4 में से 3 डिस्टिंग्विश जो है उसको अटेम्प्ट करना है। ये टोटल क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स के लिए होगा। ओके, तो 12 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। कोई भी 3 डिस्टिंग्विश आपको लिखने हैं आउट ऑफ 4। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग, आंसर इन ब्रीफ। ओके, ये बड़े वाले आंसर्स की तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं। तो आंसर इन ब्रीफ जो है आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। ओके, हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 4 मार्क्स के लिए। ओके, तो 4 मार्क के लिए जो है आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा। ओके, जनरली इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस आते हैं, ओके, आंसर इन ब्रीफ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रोविजंस, एडवांटेजेस, फंक्शंस वगैरह ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट एनी 4 प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, तो जनरली जो प्रोविजन का पार्ट है, प्रोसीजर का पार्ट है, या फिर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये जनरली आंसर इन ब्रीफ में जो है पूछे जाते। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आंसर इन ब्रीफ पूछा जाएगा। कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 3। हर एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स होंगे। ओके, तो देखते हैं कि किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। अभी याद रखिए जब आप इसके बारे में आंसर लिखोगे तो आपका आंसर जो होगा, ओके, वो आपको पॉइंट्स में लिखना है। कभी भी पैराग्राफ आंसर नहीं लिखना है। ओके, जब आप पैराग्राफ में आंसर लिखते हो तो वो आंसर पढ़ना भी मुश्किल होता है और चेक करने वाले के लिए वो बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके लिए हमेशा याद रखें पॉइंट्स में इसको लिखिए। तो जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उसमें पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी। अभी इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है। ओके, 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, कोई भी 2 लिखने आपको, हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है। तो 4 मार्क्स होने की वजह से कम से कम, ओके, कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स वहाँ पे होना ज़रूरी है। ओके, अभी 4 से 5 पॉइंट्स जो है अगर आपने लिखे तो उसमें से समझो एक आध पॉइंट गलत भी हुआ तो भी आपको 3 साढ़े 3 मार्क्स के आसपास जो है मिल सकते। तो इनकेस अगर ऐसे हुआ कि आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ओके, और एक आध पॉइंट उसमें से गलत हुआ तो भी आपके मार्क्स कम से कम जाने की यहाँ पे संभावना है। तो इसकी वजह से 4 से 5 पॉइंट जो है हर एक क्वेश्चन में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक आंसर में कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। ओके, हर एक पॉइंट के पहले अगर आप सब टाइटल या फिर सूटेबल टाइटल दे सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मीनिंग, ओके, तो आप मीनिंग लिख सकते हो। उसके बाद अमाउंट, फिर अमाउंट के बारे में लिख सकते हो। ओके, या फिर प्रोविजंस अगर पूछे हैं
तो उसका कुछ हेडिंग है। जैसे यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि 4 प्रोविजंस, ओके, कोई भी 4 प्रोविजंस आपको लिखने हैं कंपनीज एक्ट के वाइल इशूइंग डिबेंचर्स। तो जैसे पहला पॉइंट दिया है नो वोटिंग राइट्स, फिर एक्सप्लेनेशन है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, फिर एक्सप्लेनेशन है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर एक्सप्लेनेशन है, डिबेंचर सर्टिफिकेट, फिर एक्सप्लेनेशन है, और क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, फिर एक्सप्लेनेशन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश की। ओके, तो इन केस आपको 4 पूछे हैं तो भी आप कम से कम 5 या 6 लिख के आइए, ताकि एटलीस्ट एक हाथ दूसरा मार्क्स जो है वो आपका अगर गलत हुआ तो भी मिस नहीं होगा। ओके, तो इन केस अगर आप 4 से 5 पॉइंट्स लिखोगे और उसमें से एक आध पॉइंट गलत भी हुआ तो भी आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको आंसर इन ब्रीफ अटेम्प्ट करना है। आंसर इन ब्रीफ में आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, 3 में से 2 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क होगा। तो इस तरह से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 पॉइंट्स जो है लिखना है ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने कहा कि पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, हर एक आंसर को पॉइंट्स में लिखना है, और हर एक पॉइंट के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। जब आप एक लाइन छोड़ोगे तो आपका प्रेजेंटेशन जो है वो भी अच्छे से होगा, और चेक करने वाले को डायरेक्टली दिख जाएगा कि आपने 4 या 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो भी उसको भी चेक करने में जो है आसानी हो जाएगी। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिया है। ओके, 4 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन के वेटेज होगा 4 मार्क्स। ओके, तो कुल मिला के 4 क्वेश्चंस है, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। अभी जस्टिफाई द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, तो आपको जस्टिफिकेशन देना है। ओके, जैसे हम लोग ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे जस्टिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स कैपिटल स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। तो फिक्स कैपिटल जो है वो बिजनेस में परमानेंट होता है। ओके, तो आपको उसको जस्टिफाई करना है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। या फिर ऑल कंपनीज कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, सारी कंपनीज पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो आपको उसको जस्टिफाई करना है, आपको लिखना है कि कर सकते हैं क्या, कर या फिर नहीं कर सकते, तो अगर कर सकते तो कैसे, अगर नहीं कर सकते तो कैसे। तो इस तरह से आपको जो है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो है जस्टिफाई द फॉलोइंग होगा, आपको जस्टिफिकेशन देना है। ओके, अभी जब आप जस्टिफिकेशन दोगे तो कम से कम आपको 3-4 पॉइंट्स वहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, 4 पॉइंट्स तो कम से कम वहाँ पे आने चाहिए, 4 पॉइंट्स में आपका रीज़न होना चाहिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया है, जैसे मैंने क्वेश्चन को कहा था कि हर एक कंपनी जो है वो डिपॉजिट जो है पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती है। ओके, तो उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, तो सबसे पहले आप डिपॉजिट के बारे में लिख सकते हो कि व्हाट इज़ डिपॉजिट। ओके, उसके बाद डिपॉजिट्स कौन एक्सेप्ट कर सकता है ये भी आप लिख सकते हो। ऑल कंपनीज एक्सेप्ट, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, ओके, हाउसिंग फाइनेंस, या फिर जो भी अदर कंपनीज, ओके, विच आर स्टेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ओके, उसके बाद आप प्रोविजंस लिख सकते हो कंपनीज एक्ट के, जैसे प्राइवेट कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और किससे एक्सेप्ट कर सकती है, पब्लिक कंपनी किससे एक्सेप्ट कर सकती है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है और वो किससे एक्सेप्ट कर सकती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है आप वहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो। ओके, तो कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स आपके वहाँ पे होने चाहिए, जहाँ पे आपका रीज़न होना चाहिए, जस्टिफिकेशन जो है वो आपका होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कुल मिला के आपको जो है 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स होंगे। इस तरह से आपको 2 क्वेश्चंस के 8 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते। अभी जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है ये अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर आता है, ऐसे नहीं है कि एक ही चैप्टर या फिर कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स के ऊपर ही फोकस किया जाएगा, लेकिन हर एक चैप्टर पे कोशिश रहेगी, ओके, कि क्वेश्चंस को जो है पूछा जाएगा। ओके, जनरली ऐसे होता है कि जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स है, ओके, उसमें ज़्यादा वेटेज होता है, उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5 चैप्टर्स ही करना ज़रूरी है। ओके, 5 चैप्टर्स के बाद जो लेटर्स वाला पार्ट है वो भी है, उसके बाद जो 4 चैप्टर्स है वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप किस तरह से उसको पढ़ाई करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है दैट इज़ लेटर्स। ओके, तो आपको यहाँ पे जो है लेटर्स लिखने, ओके, 3 लेटर्स आपको पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी 2 लेटर्स आपको लिखने। अभी अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो लेटर्स के टोटल 3 चैप्टर्स है एसपी के टेक्स्ट बुक में। पहला जो लेटर का चैप्टर है
दैट इज करस्पॉन्डेंस विथ शेयर होल्डर्स, ओके, मेंबर्स के साथ जो करस्पॉन्डेंस है। दूसरा जो है दैट इज करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर, और तीसरा जो है दैट इज करस्पॉन्डेंस विथ डिपॉजिटर। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, 2021 2022 कौन सा भी क्वेश्चन पेपर आप निकाल के देखो, तो हर एक चैप्टर के ऊपर एक लेटर पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो पहला लेटर है, राइट अ लेटर टू शेयर होल्डर, ओके, तो ये पहले वाले चैप्टर में से। दूसरा राइट अ लेटर टू डिबेंचर होल्डर, तो ये दूसरे चैप्टर से। और राइट अ लेटर टू डिपॉजिटर, तो ये तीसरे चैप्टर से। तो हर एक चैप्टर में से एक लेटर जो है आपको पूछा जाएगा। अगर आप देखोगे तो हर एक चैप्टर में कम से कम 4 लेटर्स है, ओके, 4 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर जो है आपको आएगा वहाँ पे। लेकिन इसमें फ़ायदा ऐसे है कि आपको तीनों चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। लेटर्स के आपने कोई भी 2 चैप्टर्स किए तो भी हो सकता है, क्योंकि 2 लेटर्स तो आएंगे, ओके। एक लेटर करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स पे आएगा, दूसरा लेटर करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर के पास आएगा। तो आपको तीनों लेटर्स के चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी 2 चैप्टर आपने किए तो भी आप लेटर्स को जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। एवरेजली हर एक चैप्टर में 4 लेटर्स है, ओके। तो आपको कुल मिला के 8 लेटर्स जो है करने, उसमें से भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वाले जो लेटर्स है वो कॉमन है, तो आप उसको जो है कॉमन चीज़ें निकाल के उसको देख सकते हो, ओके। अभी लेटर्स को अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने देखा, ओके, तो लेटर्स जो है उसका फॉर्मेट जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसका लेटर लेआउट जो है वो स्टैंडर्ड है, ओके। जहाँ पे आपको सेंटर में कंपनी का नाम लिखना है, नीचे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, ओके, डिटेल में रजिस्टर्ड ऑफिस लिखना है। उसके बाद कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो भी आपको लिखना है, ओके। आप रैंडमली कुछ भी लिख सकते हो, ओके। ऐसे नहीं है कि बुक में जो दिया है वही लिखना है, आप रैंडमली कोई भी कंपनी का नाम, कोई भी एड्रेस, ओके, CIN नंबर जो है वो आप रैंडमली लिख सकते हो, ओके। उसके बाद फ़ोन, वेबसाइट, ओके, फैक्स, रेफरेंस नंबर, ईमेल आईडी, डेट, ये सारी चीज़ें जो है ये स्टैंडर्ड है इनको आप लिख सकते हो। रैंडमली कुछ भी यहाँ पे डाला जा सकता है, फ़ोन नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, रेफरेंस नंबर भी आप कुछ भी डाल सकते हो। रेफरेंस नंबर जो है वो न्यूमरिक्स हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमरिक हो सकता है। डेट आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। वेबसाइट, ईमेल एड्रेस जो है वो भी आप खुद आप बना के जो है वहाँ पे डाल सकते हो, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सबसे पहले कंपनी का जो है वो नाम, ओके। उसके बाद कंपनी का जो है एड्रेस एंड CIN नंबर, ओके। उसके बाद फ़ोन, ओके, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, ओके, रेफरेंस नंबर और डेट, ओके। ये चीज़ें जो है लेटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन टू हुम वी आर सेंडिंग लेटर, ओके, जिसको हम लोग लेटर भेजने वाले हैं उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस जो है यहाँ पे लिखना है, अलॉन्ग विथ पिन कोड, ओके। तो पिन कोड के साथ उसको लिखना है। अभी ये जो नाम एड्रेस है आप रैंडमली किसका भी डाल सकते हो, ओके। आप अपने फ्रेंड का डाल सकते हो या फिर रैंडम किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे जो है डाल सकते हो, ओके। तो एनी नेम यू कैन राइट हियर, ओके। ऐसे नहीं है कि बुक में जो दिया है वही करना है, ओके। बहुत सारे बच्चे क्या होता है लेटर्स को भी लर्न करके जाते, तो लर्न करते समय वो ये सारी चीज़ें भी लर्न करते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है लर्न करने की। लॉजिक है, लॉजिक के हिसाब से जाइए, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो है उसका सब्जेक्ट आएगा, ओके, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, अगर बोनस शेयर्स के बारे में लेटर है, ओके। क्वेश्चन खुद आपको बताएगा किस सब्जेक्ट क्या होगा, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। उसके बाद सैल्यूटेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, डियर सर, डियर मैडम। अगर आपने यहाँ पे लड़के का नाम लिखा है तो डियर सर आएगा, लड़की का नाम है तो डियर मैडम होगा, ओके। उसके बाद जो भी मेन बॉडी होगी उसको आपको लिखना है, ओके। मेन बॉडी अगर आपने देखी हर एक लेटर की तो वो भी लगभग आसान है, ओके। उसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना ज़रूरी है, ओके। कुछ टेबल्स है, इस तरह से टेबल जो है कुछ आपको बनाने होंगे, ओके। तो वो भी आप प्रिपेयर करके जाइए, ओके। उसके बाद क्लोजिंग सैल्यूटेशन होगा, ओके, योर्स फेथफुली, और यहाँ पे वापस से कंपनी का नाम आप लिखोगे, ओके। और सिग्नेचर या फिर साइन या फिर SD ऐसे मार्क जो है आप यहाँ पे करोगे, ओके। साइन यहाँ पे करनी नहीं है, ओके। कुछ ऐसे साइन वगैरह यहाँ पे करनी नहीं है, ओके। डू नॉट साइन, यहाँ पे सिर्फ साइन लिख के रैंडमली किसी व्यक्ति का नाम लिख के नीचे कंपनी सेक्रेटरी लिख दीजिए, ओके। अभी ये जो सारा काम है सेक्रेटरियल वर्क है, तो कंपनी सेक्रेटरी का काम है, तो ये सब लेटर्स जो है वो कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से भेजे जाएंगे, ओके। अभी 2 लेटर्स आपको लिखने हैं, तो दोनों लेटर्स में आप ये जो पार्ट है ये सेम लिख सकते हो,
ओके, इन बोथ लेटर्स यू कैन राइट दिस पार्ट सेम। ओके, ये वाला पार्ट भी सेम आएगा यहाँ पे। ओके, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, मेन बॉडी जो है वो चेंज हो जाएगी। ओके, ये वाला पार्ट भी आप सेम लिख सकते हो। ओके, थैंकिंग यू, और ये योर्स फेथफुली, कंपनी का नाम वगैरह। तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी लेटर्स में जो कॉमन होगी। आपको बस जो पढ़ना है, आपको जो बस याद रखना है वो मेन बॉडी वाला पार्ट होगा। ओके, जो बीच का पार्ट है वो आपको अच्छे से स्टडी करना ज़रूरी है। ओके, अगर आप मेरे एसपी बैच के स्टूडेंट्स होंगे तो हम लोग ने लेटर्स लिखे हैं ऑलरेडी। ओके, और अगर आप एसपी बैच के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप अपने फ्रेंड्स से लेटर्स ले सकते हैं। लेटर्स हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, तो आप उसको आराम से याद करके लेटर्स जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी लेटर्स अगर आपने अच्छे से लिखा तो आपको पूरे मार्क्स जो है वहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, तो ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लेटर्स के पूरे मार्क्स जो है मिल सकते हैं। 10 मार्क के लिए लेटर्स आते, तो इसकी वजह से आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स जो है यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे आपको 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, अभी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन पेपर को स्टडी करोगे तो इसमें जो 2 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो प्रोविजंस होंगे। ओके, तो इसमें आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजंस या फिर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस या फिर आपको जो है प्रोसीजरल पार्ट पूछा जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो जनरली जो हमारा दूसरा चैप्टर है, ओके, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, उसमें जो आपको शेयर्स के बारे में दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स। ओके, तो बहुत बार ऐसे होता है कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स, इन तीनों में से ही कोई एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्टैट्यूटरी प्रोविजंस या फिर प्रोसीजरल पार्ट में मत जाइए। एक तो आप शेयर्स के बारे में अच्छे से पढ़ाई करके रखिए, दैट इज़ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और तीसरा डिबेंचर। ओके, अगर आप इसको अच्छे से करके जाओगे तो आराम से ये क्वेश्चन आप स्कोर कर पाओगे, आराम से आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब इस क्वेश्चन को करने का फ़ायदा क्या है, तो डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग में भी बहुत बार ऐसे होता है कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जो है आपको डिस्टिंग्विश पूछा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाओगे तो डिस्टिंग्विश वाला पार्ट भी आपका हो जाएगा, और बीच में कहीं आपको कुछ कंसेप्ट, आंसर इन ब्रीफ में भी ये क्वेश्चन आया तो भी आप उसके बारे में लिख सकते हो। ओके, तो इक्विटी शेयर, उसके फीचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उसके फीचर्स और टाइप्स, और डिबेंचर्स और उसके टाइप्स, ये 3 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो आप आराम से जो है वहाँ पे स्कोर कर सकते हो। अभी याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स के लिए। ओके, ये क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स के लिए, इसके लिए इसको आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है। इसमें आपको जो है कम से कम 8 पॉइंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कम से कम 8 पॉइंट्स जो है आने ज़रूरी है। हर एक पॉइंट का आपको 1 मार्क मिलेगा। अभी याद रखिए, जब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसमें सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उसमें पहले मीनिंग आप लिखोगे और फिर उसके बाद लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स और उसके फीचर्स पूछे हैं तो सबसे पहले आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है। ओके, व्हाट इज़ इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर्स के बारे में आपको 4-5 लाइन्स लिखनी है और फिर उसके बाद आपको फीचर स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं है कि फीचर्स पूछे तो डायरेक्टली फीचर से स्टार्ट करेंगे, तो पहले आपको मीनिंग लिखना है, फिर उसके बाद फीचर स्टार्ट करने। अभी जब आप फीचर्स लिखोगे तो उसमें भी कम से कम 8 से 9 फीचर जो है वो आने बहुत ज़रूरी है। जितना आप ज़्यादा लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9 फीचर्स उन्होंने लिखे। ओके, 9 पॉइंट्स उन्होंने लिखे, तो जितना आप ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो कम से कम 8 से 9 पॉइंट जो है यहाँ पे आने बहुत ज़रूरी है। ओके, तो लास्ट का जो क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर जो है उसको अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे 8 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो इसकी वजह से आपको कम से कम मीनिंग और 8 पॉइंट जो है आपको लिखने बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से सजेस्ट करूँगा कि आप इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो आएगा और आपको जो है ये क्वेश्चन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, अभी ऑलरेडी 20 मार्क्स जो है वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट के हैं, उसके बाद 20 मार्क जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के। तो आपको यहाँ पे
40 मार्क जो है ऑब्जेक्टिव्स में से मिल सकते हैं। उसके बाद डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग, अगर आपने अच्छे से लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब 12 में से 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, तो वो हो गए 52। उसके बाद कंसेप्ट्स वाला जो पार्ट है, ओके, कंसेप्ट वाला पार्ट भी इजी है, तो वो भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो उसके 8 मार्क है, तो वो हो गए 60। केस स्टडी वो भी आसान है, तो उसके भी 6 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, तो वो हो गए 66। और लेटर्स के जो 10 मार्क्स है वो भी आपके हाथ में, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से अराउंड 70 to 80 मार्क्स का पेपर जो है आप आराम से कर सकते हो। ओके, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जिनको ऐसे लग रहा है कि एसपी में ज़्यादा स्कोर नहीं आएगा या फिर एसपी में हम लोग फेल हो सकते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे फेल होना बहुत मुश्किल है। ओके, पासिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ऑब्जेक्टिव्स, ओके, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे ही 40 मार्क्स हो गए, डिस्टिंग्विश के 12 मार्क्स, ओके, लेटर्स के 10 मार्क्स, तो ऐसे यहाँ पे हम लोग लगभग 50-60 मार्क्स के आसपास पहुंच जाते हैं। ओके, उसमें भी अगर आपने और एडिशनल एक क्वेश्चन किया तो आपको आराम से 70 के आसपास जो है मार्क्स मिल सकते हैं। तो आउट ऑफ 100 यू कैन इजीली स्कोर 70 to 80 मार्क्स। ओके, तो आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आए। ओके, एक लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाके वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उसकी पीडीएफ जो है भेज दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ, यूज़फुल हुआ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक पहुँचाइए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू।